नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकुंज की नजर अप्रैल कूल एडिशन। जी हां, वैसे तो अप्रैल का महीना गर्मियों की एक तरह से शुरुआत और उसकी तपिश का माना जाता है, लेकिन बाजार को देखें और दुनिया भर के ट्रिगर्स को देखें तो अप्रैल में शायद ये मार्केट के लिए कूल कूल साबित हो सकता है। वैसे बीच में थोड़े हिचकोले भी नजर आ सकते हैं जिन पर निगाहें हैं, और इसके साथ ही तमाम सेक्टर्स और अप्रैल के महीने में किस तरह का आउटलुक लेकर आगे जा सकते हैं, इन सभी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया सर। निकुंज सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हम इस खास चर्चा में आपके साथ हैं। तो तीन अहम ट्रिगर्स जिन पर सबसे निगाहें हैं। एक तो सबसे पहले रेसिप्रोकल टैक्स, ट्रंप की जिस सबसे बहुप्रतीक्षित उनके ऐलान का इंतजार है। दूसरा, आरबीआई की एमपीसी की बैठक। तीसरा, जैसा आप बोल रहे थे कि मिड अप्रैल से एक तरह से अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से कूल कूल रहने वाला है, ऑप्टिमिज्म की तरह देखा जाए। देखिए, मार्च का जो महीना था उसके अंदर हमने दो भावनाएं देखी। पहले हमने देखा भारी गिरावट, एक्सट्रीम पेसिमिज्म। उसके बाद मार्केट के अंदर नॉर्मलाइजेशन देखा। एक साइड एफआई ज़बरदस्त बेच रहे थे, दूसरी बार हमने पिछले 6-7 दिनों के जो आंकड़े देखे उससे लग रहा था एफआई ज़बरदस्त वापस आए हैं। और शुक्रवार की जो या थर्सडे की जो बाइंग फिगर थी वो करीब करीब 10,000 करोड़ की थी। तो जाहिर सी बात है कि सेंटिमेंट मार्च के अंदर दो तरफा था। अप्रैल के अंदर मुझे लगता है कि सेंटिमेंट इनिशियली अच्छा रहेगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा। सेंटिमेंट इसलिए इनिशियली अच्छा रहेगा बिकॉज अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बिगनिंग ऑफ द मंथ में खबर क्या है? टैरिफ। टैरिफ को लेकर के देखिए, एक बड़ी खबर ऑलरेडी आ चुकी है, ऑटो टैरिफ, जहां 25% टैरिफ लग चुके हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, भले ही वह इंडियन कंपनीज हो या ग्लोबल कंपनीज हो, बिकॉज मार्केट्स को पता है टैरिफ आ रहा है। जब आपको ज़िंदगी में कुछ पता होता है आने वाला होता है तो मार्केट उसको फैक्टर इन कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रिपेयर्डनेस है। तो टैरिफ को लेकर के मार्केट की प्रिपेयर्डनेस है, बिकॉज जिस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि यूएस इकॉनमी को भी टैरिफ का असर पड़ेगा, और वो बात मुझे लगता है अमेरिकी सरकार को इस समय समझ में आने लगी है। जो आप देखिए, टैरिफ को लेकर के जो कम्युनिकेशन थी वह काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि टैरिफ आएंगे मगर डाइल्यूटेड रहेंगे, टैरिफ आएंगे मगर रेसिप्रोकल आएंगे, टैरिफ आएंगे जहाँ पर हमें ज़बरदस्ती हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो टैरिफ की टोनैलिटी रहेगी वो शायद थोड़ी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ना रहे। तो क्योंकि मार्केट भी टैरिफ को लेकर के नर्वस कम लग रहा है, नहीं तो ऑटो टैरिफ के बाद बड़ी गिरावट आ सकती थी मार्केट के अंदर। थर्सडे को हमने देखा मार्केट ऊपर में बंद हुआ था। उसी प्रकार से फ्राइडे की आज हम बात कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर खासी नर्वसनेस देखने को नहीं मिली, हालांकि एफएनओ एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और एक नई सीरीज चालू हुई है। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, जिसकी चर्चा भी है, जो क्रिस वुड की रिपोर्ट आई ग्रीड एंड फेयर, जिसमें वो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि अब अमेरिका से पैसा बाहर निकल रहा है। भारत इसे कैसे देखे? देखिए, अमेरिका से पैसा बाहर निकल रहा है तो क्या पूरा भारत में आएगा या फिर और देशों में जाएगा, यह बोलना बहुत मुश्किल है। मैं हाइंडसाइड में पता लगेगा। अगर हम दोनों चीज़ों की बात करें तो अमेरिका से पैसा कहाँ जा सकता है? वह जाएगा यूरोप में या फिर चाइना में। चाइना इस समय एक टैक्टिकल ट्रेड है, बिकॉज चाइना सस्ता है। चाइना इस समय 10 साल से कहीं नहीं गया है। वहाँ पे कई इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहे हैं। डीप सीक की सक्सेस वहाँ पर है कि एआई इंजन को लेकर के उनको ये भी समझ में आने लगा कि भाई चाइना के अंदर दम है। चाइना के अंदर अब देख रहे हैं कि डेट वेट को लेकर के भी काफ़ी चेंजेस करे जा रहे हैं। तो चाइना सस्ता है और शॉर्ट टर्म के अंदर चाइना के अंदर पैसा जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि ये ट्रेंड तो बना रहेगा। दूसरा, यूरोप एक प्रकार का हम कहते हैं अंग्रेजी में सिक मैन ऑफ द वर्ल्ड था। वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, मगर अचानक वहाँ की सरकारें जाग उठी हैं। उनको भी समझ में आने पड़ा है कि भाई हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अमेरिका में डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, हमें साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर साथ हैं तो हम स्ट्रेंथ हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जर्मनी ने इकॉनमी को स्टिमुलेट करने की बात करी है। हम देख रहे हैं कि दूसरी जो छोटे पेरिफेरल यूरोपियन मार्केट्स हैं उसी प्रकार की बातें कर रही हैं। तो यूरोप में इस समय रिबाउंड ट्रेड है। इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं, इंडियन मार्केट सब महंगे नहीं हैं, इंडियन मार्केट सस्ते हो चुके हैं, मगर इतने सस्ते नहीं हुए कि बहुत ज़बरदस्त फ्लो इंडिया में आए। तो इंडिया में वही इंसान आएगा जो कि कहता है भाई मैं 3 साल के लिए आ रहा हूँ, मेरे को अच्छे स्टॉक्स लेने हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिटर्न इक्विटी के रेशियो ज़्यादा हैं, और अगर वह रहेगा तो मेरे को 12 से 15% की उम्मीद है, रिटर्न की उम्मीद है। नेगेटिव बात हिंदुस्तान के लिए कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं कुछ तो अच्छे कंपनियों में, और यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर जो भी यूएस से पैसा निकलेगा वो इंडिया में आएगा। पहले वो चाइना में जाएगा, फिर यूरोप में, और फिर एलोकेशन इंडिया में आएगी। क्या बात है।
एक चीज़ जो साफ तौर पर जिस पर भारतीय बाजारों की भी निगाह रहेगी और पूरी तरह से, वो है एमपीसी की मीटिंग। अ, एक तरह से जिस तरह से हम रेट कट्स और तमाम चीज़ों की गुंजाइश देख रहे हैं, भारत में आपको क्या लगता है कि किस तरह की रणनीति आगे हो सकती है? देखिए, नए गवर्नर साहब ने क्या करा है, नए गवर्नर साहब ने आकर के सबसे पहले तो लिक्विडिटी बढ़ा दी है। जो मैं आंकड़े देख रहा था, शायद 24 से 25 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी अचानक 3 से 4 महीनों में बढ़ी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो आप एक इमेजिन करिए कि एक नदी है, उस नदी में आपने बांध बांध दिया। अब आप नदी का बांध हटा देते हैं, तो बांध हटाने से पानी की जो लहर है ज़्यादा हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी फ्लो। लिक्विडिटी फ्लो हो चुका है। फिर होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। बैंकिंग में रॉ मटेरियल होता है इंटरेस्ट रेट्स, आप इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं। तीसरी होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेकर मुझे नहीं लगता इस समय चिंता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के पिछड़े आंकड़े आए थे 4% से नीचे आए थे। तो मुझे लगता है कि सरकार इस समय एक प्रकार से पूरा प्रयत्न करेगी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का। स्टिमुलेशन दो तरीके हो सकते हैं, मॉनेटरी या फिर फिजिकल। मॉनेटरी स्टिमुलेशन आरबीआई कर रहा है। फिजिकल स्टिमुलेशन के लिए हमने देखा है कि सरकार ऑलरेडी टैक्स कट अनाउंस कर चुकी है। इसके अलावा एक मार्केट के लिए अगले 4-6 हफ्तों के अंदर काफ़ी एक बड़ा ट्रेंड मुझे लगता है मार्केट जिसको देखेगा, क्योंकि टैक्स कट का जो इफेक्ट है वो 1 अप्रैल से आ जाएगा। तो आपकी अप्रैल के बाद वाली सैलरी के अंदर अचानक आपको टैक्स सेविंग्स देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, क्या लो डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स के अंदर भी मुझे लगता है थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। उसके अलावा अप्रैल के अंदर गर्मी की शुरुआत होती है हर साल, मगर इस साल मार्च में हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ शहरों में तापमान अभी से ही 35 से 40 डिग्री जाने लगा है। तो मुझे लगता है कि आईएमडी की फोरकास्ट, गर्मी की मार, इन फैक्टर्स को भी नज़र रखें। तो उसकी वजह से एसी, एग्री स्टॉक्स, बिजली, पावर, उसी पूरे के पूरे क्षेत्र में नज़र, पूरे के पूरे 2 सेक्टरों में नज़र रखें। ठीक है सर, इसी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। जैसा आपने कहा कि टैक्स की बचत, इसके अलावा जो कंजम्पशन है, इसको अगर इसमें जोड़ के देखें, और चूंकि बजट में भी सरकार ने जो राहत दी, अब चूंकि रेट कट का भी अगर सिलसिला शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों की जेब में थोड़े पैसे बचाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कंजम्पशन थीम है जहां पर फोकस बढ़ेगा लोगों का? देखिए, एवरेज हमारा मानना है कि 1 लाख करोड़ आएगा। 1 लाख करोड़ जो आएगा उसको आप 1 करोड़ टैक्स पेयर्स की सेविंग आती है। तो हम बात कर रहे हैं इन हैंड के अंदर करीब से 5 से 12 हज़ार रुपये का फर्क पड़ेगा लोगों को, डिपेंडिंग ऑन टैक्स ब्रैकेट यू आर, पर मंथ। तो लाख सवा लाख रुपए। अब लाख सवा लाख रुपए के अंदर आप जमीन जायदाद तो नहीं खरीद सकते। लाख सवा लाख रुपए के अंदर खास करके जब वो एक इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता है, जितनी आपकी टैक्स होगी हर साल आपकी सेविंग आएगी, आप नौकरी करते हैं या फिर आप टैक्स कम देंगे साल के एंड तक में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लो टिकट डिस्क्रिशनरी को स्पेंड करेंगे। लो टिकट डिस्क्रिशनरी क्या होती है? ब्यूटी, ट्रैवल, सिनेमा, मे बी ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, एक्सपीरियंसेस। तो मुझे लगता है लो टिकट कैटेगरीज में ज़्यादा नज़र रखिए। एक जो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में एक डिसरप्शन वॉर चल रही है, और ऑटो सेक्टर में भी वो दिखने लगा। BYD के बगैर वो चर्चा अधूरी है। जिस तरह का एक तरह से टेस्ला को उसने पीछे छोड़ा है, क्या ये एक आपको मोमेंटरी दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि अब जो है, न सिर्फ जैसा आप पिछली बार कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें उसके सब सेक्टर्स भी किसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट देंगे? देखिए, ऑटो के अंदर इस समय काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। एक साइड से टैरिफ आ रहा है, दूसरी साइड से इनोवेशन आ रहा है, तीसरी साइड से डोमेस्टिक प्रोटेक्शन आ रहा है। इनोवेशन क्यों आ रहा है? जैसे आपने BYD की बात करी, BYD ने क्लेम करा है कि अब वो जो गाड़ी को है 5 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। पहले आपको एक छोटी गाड़ी को चार्ज करने के लिए रात भर उसको चार्ज करना पड़ता था, फिर 8 घंटे करना पड़ता था। अभी भी 4 घंटे लगते हैं। फास्ट चार्जर जो कि 35-40 रुपये पर चार्जिंग हिंदुस्तान में होता है, 25 से 30 रुपये लगता है। तो इनोवेशन आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। जो इसी की जो EVs की जो मेन कॉस्ट होती है वो बैटरी होती है। बैटरी के अंदर काफ़ी ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। तो EV एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप प्राइसेस गाड़ियों के कम होते देखेंगे, ना कि ज़्यादा। तो उसके अंदर डिस्ट्रप्शन इस समय आता रहेगा, लाइट बॉडीज आती रहेंगी, बेटर माइलेज आती रहेगी, बेटर एक्सपीरियंस आता रहेगा। बिकॉज EV के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रशांत, वो एक नॉर्मल गाड़ी से करीब 20% होता है। मतलब उसके अंदर गाड़ी में आवाज़ ही नहीं आती है। तो मुझे इंजन वाले बताते हैं कि हम थोड़ी सी ऐसी मैकेनिक्स उसमें रखते हैं ताकि पीछे से गाड़ी आ रही है आपको पता तो लगे। एक डिफरेंट इनोवेशन के स्तर पर वो चल रहा है। और उसके अंदर आप कभी टेस्ला का नाम सुनेंगे, आप कभी BYD का नाम सुनेंगे, आप कभी MG का नाम सुनेंगे, आप कभी लोकल कंपनियों का नाम सुनेंगे, मगर
BYD ने जिस प्रकार से अपना रेवेन्यू जो डिक्लेयर करा है और जिस प्रकार के टेस्ला के स्टॉक को मार पड़ी है, एक बात तो पक्की है कि टेस्ला की मोनोपोली एज दी अल्टीमेट EV कार मेकर इन द वर्ल्ड दैट हैज़ गॉट चैलेंज्ड। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर ऑटो सेक्टर के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर ट्रेंड्स अगर आप देखें तो पैसेंजर कार के अंदर इसमें मज़ा नहीं है, ग्रोथ नहीं दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़ करके सभी ऑटो कंपनीज इस समय GDP पे भी ग्रोथ नहीं कर रही हैं और मुझे नहीं लगता है कि ग्रोथ कोई ज़बरदस्त आने वाली है वापस, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय हम देख रहे हैं कि कंपटीशन इंटेंसीफाई हो चुका है। हालांकि ऑटो स्टॉक्स हैव हैड अ गुड ईयर, पर मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर इस समय थोड़ा आपको इनोवेशन, थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज एक साइड हो रहा है टैरिफ का झगड़ा, दूसरी साइड हो रहा है इनोवेशन, और तीसरी साइड अगर आप देखें तो है स्लो डाउन। अभी जब ये तीन कॉम्बिनेशन होते हैं तो फिर समस्या होती है सेक्टर को लेकर। ठीक है, एक और क्षेत्र है और शायद जब भी बातचीत होती है तो उसके बगैर चर्चा अधूरी मानी जाती है, गोल्ड और सिल्वर। एक अलग तरह की रफ्तार में हम देखते हैं कि आमतौर पर चाहे इकोनॉमिक लेवल पे कोई अस्थिरता नज़र आती है या हम देखते हैं कि दुनिया में किसी तरह की जंग हो रही है, अब आजकल एक टैरिफ वॉर चल रही है, हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं गोल्ड उसको एक सपोर्ट के तौर पर देखने लगा है। तो अब यहाँ से क्या नज़रिया रखा जाए, क्या रणनीति रखी जाए? देखिए, गोल्ड ये मेरी पर्सनल व्यू, मेरी पर्सनल मेरा पर्सनल व्यू है, विद द डिस्क्लोजर दैट द चैनल का ये व्यू नहीं है। गोल्ड डज वेल व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड, गोल्ड डज वेल व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन फियर इन द वर्ल्ड। गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है जब कोई युद्ध हो या फिर दुनिया के अंदर कहीं पे कोई समस्या आ रही हो, बिकॉज हम इससे बोलते हैं हेज प्रकार का हेज है। इस समय इन्फ्लेशन को लेकर के दुनिया में मुझे ज़्यादा समस्या नहीं दिखती है, फिर भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। सिल्वर डज वेल व्हेन देयर इज ग्रोथ इन द वर्ल्ड, क्योंकि 50% ऑफ द सिल्वर विच इज़ माइंड इन द वर्ल्ड एवरी इंडस्ट्रियल यूसेज में जाता है। माने ना माने गाड़ियों के बैटरीज में सिल्वर लगता है, सोलर के जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें सिल्वर लगता है, ग्रीन टेक के अंदर सिल्वर का काफ़ी प्रयोग है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर विल बी बेटर। इसलिए वो बेटर लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक जिसे हम बोलते हैं ग्रीन सेक्टर, उसके अंदर ग्रोथ आ रही है, यूरोप के अंदर एक्सपेंशन आ रहा है, चाइना के अंदर केपेक्स चालू हो चुका है और यूएस भी ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं यूएस के अंदर कोई रिसेशन है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड आई थिंक इज गुड। व्हेन इंडस्ट्रियल डिमांड इज गुड, सिल्वर विल ऑलवेज डू बेटर। फिर हमें गोल्ड टू सिल्वर एक रेशियो देखते हैं, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को अगर हम देखें तो उस रेशियो के हिसाब से भी सिल्वर इस समय फेवरेबल है। गोल्ड शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल नहीं होता है, मगर लॉन्ग टर्म में वह आपको एक सेफ हेवन रिटर्न्स देता है। सिल्वर शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है, अगर आप तेजी मंदी सह सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगले एक साल में सिल्वर वॉलेटाइल रहेगा मगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स ज़्यादा देगा। अगर आप 2025 साल की एक क्वार्टर खत्म भी हुआ है, 2025 के एक क्वार्टर के आंकड़े देखें तो गोल्ड भी ऊपर है, सिल्वर भी ऊपर है, मगर पिछले कुछ दिनों से सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस चालू हो चुका है। गोल्ड के अंदर जो स्पेकुलेटिव पोजिशन है जिसे हम FNO पोजिशन बोलते हैं, इस समय एक ऑल टाइम हाई पर है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर एक आखिरी उछाल बचा है, मगर उसके बाद गोल्ड मुझे लगता है कि लंबे टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन में आ सकता है। क्या बात है। अब चूंकि हम अप्रैल थीम की बात कर रहे हैं, अप्रैल कूल थीम की, और आपने कहा भी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस बदलाव से इम्पैक्ट होती हैं, पावर जनरेशन, पावर फिनांस, ग्रीन एनर्जी, इन सारी चीज़ों, इन सारे पहलुओं को देखें तो आपको लगता है कि जाहिर सी बात है इस शॉर्ट टर्म के लिए कुछ आपको नज़रिया बेहतर बनाना होगा आगे, अगर निवेशक आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, अगर बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी तो सबसे पहले उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जिनकी कैपेसिटी खड़ी है। जस्ट पावर प्लांट लगाने में 3 से 4 साल लगता है, कोल लिंकेज, इक्विपमेंट ऑर्डरिंग, रिले, टेस्टिंग, 3 से 4 साल लगता है। तो इस साल अगर समर अच्छी पड़ रही है तो किसको बेनिफिट होगा? जिनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हिंदुस्तान के अंदर पावर यूटिलिटीज़ के 2 प्रकार के तरीके होते हैं बेचने के। एक होता है PPA जिसे हम बोलते हैं, वह सरकार से या फिर राज्य सरकार से टाई अप कर लेती है, इतना पावर इतना प्राइस, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है मर्चेंट पावर, कुछ कंपनीज मार्केट में डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई पर बेचती हैं, वो कंपनियों में 10 से 15% होता है। तो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म मर्चेंट पावर कंपनी स्टॉक्स विल डू वेल, बिकॉज अगर बिजली की कीमतें डिमांड ज़्यादा आती है, कीमतें बढ़ेंगी, कीमतों का बेनिफिट उनको मिलेगा जिनके पास मर्चेंट पावर ज़्यादा है। बिजली की ट्रेडिंग जब बिजली की डिमांड ज़्यादा आएगी तो बिजली आपको खरीदनी पड़ेगी। अब बिजली कैसे खरीदेंगे? आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के अंदर IEX करके एक स्टॉक है जो एक्सचेंज है, जो ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। अगर बिजली की डिमांड ज़्यादा आएगी तो आपको पावर की डिमांड ज़्यादा आएगी, जाहिर सी बात है बिजली अब ट्रांसमिट कैसे करेंगे?
तो ट्रांसमिशन के लिए आपको पावर की डिमांड ज़्यादा आएगी। अगर पावर ट्रांसमिशन की डिमांड ज़्यादा आएगी तो पावर के खंभों की डिमांड ज़्यादा आएगी। पावर के खंभे बनाने वाले कंपनियों में कौन है? KEC इंटरनेशनल हो गई, वो खंभे बनाती है। उसके बाद इन पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग करने के लिए या तो बैंक्स फाइनेंस करेंगे या फिर PFC RSC फाइनेंस करेंगी, उन पे ध्यान रखिए। फिर जब अब बिजली आपके घर में आती है तो ट्रांसफार्मर लगता है, तो कौन सी कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है, उस पर ध्यान रखिए। उसके बाद जब बिजली ट्रांसफार्मर से आपके घर में आती है, घर में मीटर लगता है, तो मीटर बनाने वाली कौन सी कंपनियाँ हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है और डिपेंड करता है कि आपकी समझ कहाँ पर है, तो आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है सर। अब बिना बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के बात नहीं बनेगी, PSUs के बात नहीं बनेगी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बैंकिंग के अंदर रुके समय अच्छा है, खास करके प्राइवेट बैंक जो है उनके अंदर रुके समय अच्छा है। इसलिए अच्छा है बिकॉज तो सस्ते हैं, प्राइस टू बुक 2 टाइम्स के आसपास वह ट्रेड कर रहे हैं। FI वापस आएंगे तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बैंक्स की बुक इस समय क्लीन अप हो चुकी हैं और लार्ज बैंक्स आई थिंक आर ऑल्सो इन अ गुड प्लेस बिकॉज यील्ड्स हैव ऑल्सो कम डाउन। सो आई थिंक एक ट्रेड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में PSU बैंक्स में रहेगा बिकॉज ऑफ यील्ड्स, मीडियम टर्म में मुझे लगता है लार्ज बैंक्स में रहेगा बिकॉज ऑफ फ्लोज। लॉन्ग टर्म के अंदर तो देखिए मुझे लगता है कि बैंक से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टॉक ज़्यादा बेटर करेंगे, CDSL, IFL फाइनेंस, बिकॉज मुझे लगता है वो मल्टी ईयर थीम है सर। बिल्कुल सर। अब यहाँ से आपको चिंताएं क्या दिखती हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ें हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है ग्लोबली जिसको लेकर भारतीय बाजार थोड़ी निगाह रखेंगे या सतर्क नजर आएंगे? टैरिफ, देखिए अभी हम अज्यूम कर रहे हैं टैरिफ नहीं आएंगे, टैरिफ चेंजेस हो सकते हैं। अर्निंग्स अगर अच्छी नहीं आई तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर उछाल जो देखने को मिला था वो नीचे आ जाएगा। क्रूड $78 या $80 से आकर के 69-70 हुआ, उसके बाद 75 वापस हो चुका है। क्रूड अगर $80 हो गया तो इन्फ्लेशन की सारी चिंता वापस आ जाएंगी, वी कैन किस गुड बाय टू अ रेट कट। तो जो भी अच्छा लग रहा है वो सारी की सारी चीज़ें अगर बदली तो वो नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। मार्केट में वैल्यूएशंस को लेकर के मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मार्केट का पीक आउट होता है जब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जब मार्केट के अंदर लेवरेज बहुत ज़्यादा होती है और कैश ऑफ अवेलेबिलिटी नहीं होती है या फिर नया बिजनेस नहीं हो रहा है, तो वैल्यूएशंस महंगी हैं मगर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। कैश अवेलेबल इस समय है, क्रेडिट कॉस्ट बंद नहीं हो रही है, NPS सिस्टम के अंदर है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक्स को लेकर के प्रॉब्लम है। और जहाँ तक ग्रोथ है, ग्रोथ इस समय ठीक ठाक है, मतलब आपकी 7.5% 8% GDP के 6.5 हो चुकी है, मगर वो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है सर। एक चीज़ और है कि भारतीय बाजारों में एक मैच्योरिटी हमें नजर आई है, एक ऐसी मैच्योरिटी जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कुछ चीजें भारतीय बाजार पहले से ही एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि एक दौर आता है कि पूरी तरह से हमें एक नेगेटिव रैली ही नजर आती है, कुछ भी मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है, आप इतने वक्त से बाजार को देखते आते हैं, क्या ऐसी चीज है जो भारतीय बाजारों को इस तरह से प्रेशर में ला देती है? भारतीय बाजारों की बात नहीं, किसी भी बाजार में आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर हम हमेशा इसलिए बोलते हैं मार्केट में शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी होती है, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स होती है। तेजी के अंदर तेजी, मंदी के अंदर मंदी। जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट की ऐसा मार्केट है जहाँ पर हायर, जितनी प्राइस ऊपर जाएगी उतनी डिमांड ज़्यादा आती है और जितनी प्राइस नीचे जाएगी उतनी ज़्यादा सेलिंग आती है। तो वो जो मंदी का माहौल आता है उससे पहले तेजी का माहौल था और फिर मंदी का माहौल आएगा। मार्केट एक साइकिल होती है, धूप और छाया जैसे हम बोलते हैं, मार्केट में साइकिल आती है। बाकी चीज़ों के अंदर हम एग्जैजरेशन रिएक्शन नहीं देखते हैं, मार्केट के अंदर हम एग्जैजरेशन रिएक्शन देखते हैं। एक कमरे में इमेजिन करिए आप कई लोग बैठे और अचानक उस कमरे के अंदर कोई बोलता आग लग गई है, तो सब एक दरवाजे से बाहर निकलेंगे, भगदड़ मच जाएगी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब लोगों को लगता है कि करेक्शन आ गया, सब उसी छोटे दरवाजे से नहीं निकलेंगे। उसी प्रकार से एक कमरे के बाहर सब खड़े और मैं बोल दूंगा कमरे के अंदर एक बड़ी सोने का एक सोने की ईंट पड़ी है, तो उसी छोटे दरवाजे से सब घुसेंगे। वो होता है तेजी का मार्केट। दरवाज़ा तो एक ही है, मगर अचानक लोगों की संख्या जब ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे भगदड़ मच जाती है, जिसे हम नियर टर्म में कभी कभी तेजी के मार्केट में बोलते हैं एक्साइटमेंट, मंदी के मार्केट में बोलते हैं मायूसता। बिल्कुल सर, पिछली दफ़ा जब बात हो रही थी न्यू एज कंपनियों की, बिल्कुल आपकी रीडिंग सही बैठी। IT पे भी जिस तरह से आपने नज़रिया दिया वक्त वक्त पे, वो काफ़ी सटीक बैठी। अब ऐसा कौन सा सेक्टर आपकी निगाह में है? सीमेंट। पिछले 10 साल में सीमेंट की प्राइसेस 1% के आगर पे बढ़ी हैं। 1% कुछ नहीं है, मतलब 1% के आगर है कि अगर सीमेंट के प्राइसेस 2015 में 200 रुपया बोरी थे तो वह हर साल 1% बढ़े, जबकि मार्केट हमारी GDP बढ़ गई है, हमारी इन्फ्लेशन इकोनॉमी बढ़ गई है, हमारी अर्निंग्स बढ़ गई है, रियल एस्टेट सेक्टर में दम है, सरकार इस समय काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग कर रही है। तो सीमेंट प्राइसेस इन लास्ट 10 ईयर्स हैव नॉट गॉन एनीवेयर। मुझे लगता है उसका समय आने वाला है। दूसरा, सीमेंट एक ऐसी कमोडिटी जिसके अंदर टैरिफ की प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में सीमेंट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ना अमेरिका से सीमेंट आ सकता है,
बिकॉज सीमेंट इज़ अ लोकल कमोडिटी, बिकॉज सीमेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। तो मुझे लग रहा है कि टैरिफ को लेकर के समस्या नहीं है। तीसरा, इस सेक्टर में कंसोलिडेशन हो चुका है, भयंकर कंसोलिडेशन। कुछ कंपनियां बिरला जी ने ग्रुप अक्वायर कर ली हैं, कुछ कंपनियां अडानी ने अक्वायर कर ली हैं, जो बची कुची हैं वो आपस में मिलकर के एक थर्ड फ्रंट क्रिएट कर रही हैं, जैसे पॉलिटिक्स में हम सुनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सीमेंट के अंदर कंसोलिडेशन है, प्राइस कंफर्ट है, इकोनॉमी के अंडरलाइंग टोन ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे हैं और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। तो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर इफ यू आस्किंग मी फॉर अ सेक्टर, आई वुड से सीमेंट। ठीक है। जो सबसे अहम खबर आज के दिन में तैर रही है वो अरामको के निवेश को लेकर, हालांकि सोर्सेस के हवाले से ही है, रिफाइनरी में निवेश करने वाला है। इन सब देखिए, अरामको हैज ट्राइड अ लॉट इन द पास्ट टू कम टू इंडिया एंड थ्रू वेरियस मेजर्स। एक बार वो रिलायंस से काफ़ी एडवांस स्टेज में बात भी कर रहे थे, कई पीएसयू से एडवांस स्टेज में बात कर रहे हैं। तो लेट्स वेट फॉर द न्यूज़। हम अगर कुछ बोलेंगे तो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो न्यूज़ आने दीजिए, फिर एनालाइज करेंगे। बिकॉज अभी भी हम कुछ भी बोलेंगे तो स्पेकुलेटिव है। अरामको को इंडिया आना है और इंडिया अरामको को चाहता है, किस तरीके से आएगा हमें वो नहीं पता, बिकॉज इनकी पुरानी बात रिलायंस से फेल हो चुकी है। कुछ और पीएसयूज कंपनी से बात हुई थी, वहाँ भी बातें फेल हो चुकी हैं। तो आई विल वेट फॉर द न्यूज़ रादर देन स्पेकुलेट ऑन द न्यूज़। ठीक है। फिर भी ओएमसीज पे अगर नजरिया, ओएमसीज मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये हमेशा ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फुल इनको लिबर्टी नहीं मिलती है प्राइस को लेकर के, और ये सिक्लिकल बिजनेसेस हैं। इनके अंदर प्राइसिंग पावर आपके पास अगर आता है तो सरकार आपको ज़्यादा पैसा बनाने नहीं देती है। जहाँ आपके पास लंबा घाटा होता है सरकार आपको सब्सिडाइज कर सकती है। तो आप बिज़नेस को एनालाइज करेंगे कि आप बिज़नेस को एनालाइज करेंगे बिज़नेस के अच्छे दिन क्या है। ABCD फैक्टर इज एट प्ले, बिज़नेस के अच्छे दिन है। ABCD फैक्टर इज नॉट एट प्लेस, बिजनेस के खराब दिन है। पर जब एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पर लॉजिक नहीं कंपल्शन होता है, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पर आपको सरकार की तरफ देख करके अगला मूव समझना पड़ेगा, तो हम बिजनेस एक प्रकार का गुड टू हैव बिजनेस है, बट नॉट अ ग्रेट शेयर होल्डर बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से ओएमसीज इंडिया में वही है। चलिए, एक सवाल, और ये सवाल मेरा नहीं है, दर्शकों का है, और खासतौर पे जो जेनजी दर्शक हैं वो बहुत सवाल पूछते हैं। उनका ये होता है कि इस बाजार में, मतलब उन्होंने शायद बहुत तेजी से कई सारी चीजें अनुभव की। कोविड के दौर में उन्होंने उसके बाद एक तरफा रैली देखी, बीच में एक हर्डल उन्होंने देखा, वो पूरी तरह से नेगेटिव था। तो उनको गुरु मंत्र क्या होगा? जेनजी अगर इन्वेस्टर्स को आपको गुरु मंत्र देना हो तो वो क्या होंगे? देखिए, मैं अपनी बड़ी ओपनली एडमिट करता हूँ दैट व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ इज दैट आई प्रीच्ड अ लॉट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आई इम्प्लीमेंटेड इट लेट। काश मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल जो मैंने इन माई 20s में सीखा था अपने 20s में इम्प्लीमेंट करता, तो आज मेरी अंडरलाइंग वेल्थ जो होती बहुत अलग होती। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप 20s में हैं तो आई थिंक यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज द बेस्ट ऑफ इंडिया इज येट टू कम। एंड अगर आप 20s में हैं तो आपको अगले 25 से 30 साल का हाईवे मिलता है। तो इस समय इंडिया के अंदर कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हो रही कि अगला 10-15 साल इंडिया का बहुत अच्छा है। उसके अंदर अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे बिलीव करते हैं, अगर आप छोटा भी चालू करें तो 15-20 साल में 5,000 की एक SIP आपको लखपति और 20 साल में करोड़पति बना सकती है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप जितना जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, नॉट इनटू मार्केट्स, इनटू हैबिट्स ऑल्सो, रीडिंग हो गई या फिर कोई एनालिसिस हो गया या फिर पर्सनल हैबिट्स हो गई इंप्रूवमेंट की, तो आपको उसमें हमेशा बिलीव करना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग उल्टा भी चलती है। अगर आपकी कोई गंदी आदत है, आप अगर 20s में हैं, उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो बैकफायर करेगी। जैसे हम कहते हैं एग्जांपल के तौर पर, मैं 40s में देखता हूँ कई मेरे दोस्त हैं, दे आर चेन स्मोकर्स, 15 से 20 सिगरेट रोज पीते हैं, हालांकि गंदी बात है, मगर जब उन्होंने शुरुआत करी थी अपने 20s में एक से बात करी थी, दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच इज़ नॉट फेवरेबल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो पावर है अच्छी जगह पे यूज़ करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो एग्जाम्पल है वो खराब जगह में यूज़ ना करें, मैं तो यही बोलूँगा। बिल्कुल, तो ये गुरु मंत्र है, इसे गांठ बांध लीजिए और जीवन में जो है उतार चढ़ाव बाजार की तरह लगे रहेंगे, लेकिन बेसिक्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया करेंगे निकुंज सर, बहुत अच्छा लगा ये बातचीत करते हुए, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में आपसे हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तो ये था आज का निकुंज की नज़र अप्रैल कूल एडिशन। जी हाँ, और इस पूरी बातचीत को आप डिजिटल दुनिया में YouTube पर भी रिविजिट कर सकते हैं, और तमाम बातें तमाम सेक्टर्स पर और भारतीय बाजारों पर एक अहम नजरिया। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 10 मिनट में आपका खाना